लोग सारे एक्सपीरियंस्ड हैं और आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा है हमारे देश का कि जब हमारे यहाँ बिजली भी नहीं हुआ करती थी, एक फ़ोन का कनेक्शन लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था, गैस का कनेक्शन लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। वहाँ से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। पिछले 20-25 सालों में हमने हमारे देश में 20 से 25 मल्टीनेशनल कंपनियां बनी, जो आज के टाइम पे एटलीस्ट दुनिया के किसी भी अच्छी कंपनी में उनका नाम शुमार हो सकता है। बट आगे क्या, तो उसी सिलसिले रिसीव नहीं करने का ब्लैकमेल अलग अलग तरीके हैं। पुलिस या जनता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेली एडवर्टीजमेंट दे रही है न्यूज़पेपर में, जो भी काम करने हैं ब्रांच में आके करिए। हम लोगों के पास भी उतना टाइम नहीं कि हम रात के 9 बजे 10 बजे आपको कॉल करेंगे, ठीक है। और जनरली फ्रॉड्स जो होते हैं, खास करके छुट्टियों के पहले, लॉन्ग वीकेंड रहेगा, कोई लंबी वीकेंड रहेगी, वहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बैंक होते हैं आपके कस्टमर को भी अभी भी इंडिया में उतना टेक्निकल लिटरेसी नहीं आई है इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ऐसे इवन पुलिस के पास भी कैपेसिटी नहीं है कि आपके एफआईआर को और दर्ज करेगी, क्योंकि उनको खुद पता नहीं। सबसे बेहतर सुरक्षा है, सावधानी ही सुरक्षा है। और उन चीज़ों को अपने मतलब जो मोबाइल में जनरली आप कुछ सर्च करोगे, सर्च इंजन एक्टिव रहता है, वैसी चीज़ें जो कि आपको एक्सपोज कर सकती है, बहुत ज़्यादा सर्च नहीं, जो आपका रिक्वायरमेंट है वहीं तक सीमित रहती है अपने आप को, और सर्च हिस्ट्री क्लियर करते रहिए। प्रतिदिन हमारे पास न्यूनतम 10-12 शिकायतें आती रहती हैं। कभी हम मेल आता है, कभी कस्टमर अप्रोच करते हैं, कभी वीकेंड में भी जिस दिन छुट्टी रहती है और उस दिन भी फ्रॉड होता है, कॉल आता है। और सिंपल सा है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी कुछ लोग निकलेंगे यहाँ से, रिटायर करेंगे, भाई रिटायरमेंट फंड आ गई, अब जो अनएपिक गेमिंग सब चीज़ों से जो फ़ोन कीपैड फ़ोन यूज़ किए हैं बट घर में बच्चे हैं और उन्हें पता नहीं है कि ये चीज़ें किस तरह से स्प्रेड होती है। तो पता चला घर में डिस्कशन किया, भाई देखो मैं रिटायर हूँ, कुछ फंड आई है। अब वो जो व्यक्ति जाना, उसे नहीं पता है कि वो बता रहे हैं वो या हम किसी और बताएंगे तो वो मेरा नुकसान करेगा। कहीं 4 लोगों के साथ बैठा, आप कहते हैं भाई मेरे दादा, मेरे चाचा, मेरे पिताजी पास फंड आई है और वो फ़ोन चलाते हैं, तो कीपैड फ़ोन चलाते हैं, तो स्मार्टफोन मिला दो, फिर देखो सारी मैं लेसन प्लान बताता हूँ। तो मार्केट बहुत सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं, ऐसी कंपनियाँ हैं जो आपके पैसे को डबल 3 साल 2 साल सारे DMS एग्जाम्पल में PLS कंपनी बहुत सारी चीज़ें जो आप अभी वो पेमेंट को तो खैर है भी नहीं और कितने तरह से पैसे दूर। तो इस तरह के एग्जाम्पल मैं देता हूँ। हमारे चीफ से रिटायर हुए तो ट्रांसफर उनका बेटा दुबई में, किसी से बात नहीं करिए। और इससे रिलेटेड खासतौर से जब तक आपके खाते में पैसे आप कहीं खपा नहीं देते तब तक जब बात ही मत करिए। अपने पास कोई भी कहीं से भी कोई नंबर किसी को मत दीजिए। फ्रॉड्स तो इतने हो रहे हैं कि अच्छे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी हमारे डेवलपमेंट में 3 इंसिडेंट्स हैं। एक तो हमारे ही बाबू है, हमारे चीफ ओएस है, उसको हमारे कितने डेटा पता है हमें पता नहीं है। उसको इतना पता था फ्रॉड को कि ये डिलीवर में है, इस पद पे काम कर रहे हैं, इनकी बेटी यहाँ पे पढ़ती है, उसको इतनी सारी चीज़ें पता है। और उसने वही फुतरू किया कि मैं CBI से बोल रहा हूँ, आपकी बेटी एक अनवांटेड मर्डर केस में फंस गई है अब किसी वजह से। अभी हमें जाना पड़ेगा मीडिया के पास। आप 60,000 रुपये मांगा, ज़्यादा नहीं मांगा था, 60,000 उसने मांगा। वो भागा हुआ मेरे पास आया, मैंने कहा उससे बात करो कि हम लोग कैश लेके आ रहे हैं, कहाँ आ जाए। वो कह रहा नहीं, ऑनलाइन ट्रांसफर करिए। अभी कोई मर्डर होगा तो पहले केस पुलिस के पास जाएगा कि CBI चली आएगी? तो पुलिस तो आती नहीं, CBI टहल रही है सारे रास्ते में। तो कहने का मतलब पहले एक बार उससे मैंने कहा कि अगर CBI इतनी जल्दी पुलिस तो पहुँचेगी नहीं, CBI कहाँ से आएगी? वो फ्रॉड था। उसका जो आ रहा था उसने मोबाइल पे वो SP CBI करके आ रहा था, वर्दी में था पूरा, इतना सारा उसने प्रॉब्लम रचा रखा था कि अगर आदमी जरा सा भी चुके तो फ्रॉड उसके साथ हो जाए। अक्सर हम लोग अखबारों में पढ़ते ही रहते हैं कि ऐसे फ्रॉड हो गए। इससे बचने का सिंपल तरीका, आप कोई भी कभी भी कोई भी बात है सीधे बैंक पहुँच जाइए। जैसे उन्होंने बताया कि बैंक कभी भी किसी से बात नहीं करती, केवल मैसेज करती है और कहती है कि अपने नज़दीकी ब्रांच में आप जाएँ, पहुँचे, आप सीधे ब्रांच पहुँचिए, बात करिए, तो प्रॉब्लम है अपने रिजॉल्व कर लीजिए।
अपने रिटायरमेंट में कहता हूँ कि जैसे ही आप 100 साल के होंगे आपकी पेंशन डबल हो जाएगी। वही लक्ष्य आपको रखना है कि आप 100 साल के हों और ये पेंशन डबल हो जाए, दोगुना हो जाए। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं स्वस्थ रहना आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी। कैसे आप योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, कैसे अपने आप को एंगेज रखें और स्वस्थ रहें। इसमें सरोज जी हमारे पास हैं, जो योगा के अध्यापक भी हैं, योग कराते भी हैं। अभी उन्होंने 21 जून को भी योग कराया था, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, उसके अवसर पे। तो मैं इनसे अनुरोध करूँगा कि वे आप लोगों को बताएं कैसे फिट रहें। अगर कोई छोटी मोटी परेशानियां हैं तो उसको योग के माध्यम से कैसे दूर किया जाए। बड़ी चीज़ है और आप सभी बहुत अनुभवी हैं। कुछ दिनों में सेवानिवृत्त का एक शब्द आपके साथ जुड़ेगा, जो एक बहुत बड़ी शब्द है आपके जीवन में भी और हम सभी के जीवन में। तो मैं आप सभी के सफल सुखद सेवानिवृत्ति की शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। जहाँ तक सहयोग की बात होगी, स्वास्थ्य संबंधित और विशेष रूप से योग से संबंधित, उसके लिए हर कदम पे हम आपके साथ हैं। मैं 2-3 चीजें समझ रहा हूँ अपने अनुभव से, जो अभी तक हमने अर्जित किया है और जो अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, अध्ययन से जो प्राप्त हुआ है। एक तो 30 साल 40 साल के सेवा के पश्चात जब हम रिटायर होंगे तो 2 चीजें बहुत कॉमन होगी जो सभी के साथ होगी। एक होगी हमारी फिजिकल जो मूवमेंट है, एक्टिविटियां हैं, वो काफी कम हो जाएगी। हमारा एक सेट पैटर्न है, हम 9 से 5 तक ऑफिस ड्यूटी कर रहे हैं, वर्कशॉप की ड्यूटी है हम कर रहे हैं। ऑफिस से या वर्कशॉप से घर आना जाना, इस क्रम में हमारा सबसे ज्यादा समय व्यतीत हो रहा है और फिजिकल मूवमेंट हो रहे हैं। ये दोनों ही चीजें अचानक से बहुत कम हो जाएंगी। एक तो ये काम होगा, अन्य चीजें जो जुड़ी हुई हैं वो उसमें हो जाए, तो ये बहुत ही सीमित संख्या में है। लेकिन जनरली 90% लोगों के साथ ऐसा ही होना है कि समय पर्याप्त है हमारे पास। सोर्स ऑफ इनकम कम हो गए, जो मंथली हमें जो सैलरी आ रही है 1 तारीख को या 10 को, वो अचानक से लगभग कम हो गई, आधी से भी कम हो गई। तीसरा, हमारे पास समय पर्याप्त है और चौथा, हमारा फिजिकल मूवमेंट लगभग कम हो गया। एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे बहुत से साथियों में, ये दुर्गुण पाया जाता है। अक्सर टोबैको कंज्यूम करते हैं, पान खाते हैं या गुटखा खाते हैं या कोई भी खाते हैं, मैं भी उस चीज़ का दुष्प्रभाव नहीं। इससे निजात पाने के लिए आपके पास कोई रास्ता या किसी प्रकार का वो आप सकते हैं? सब 2 उपाय हैं मैं जो समझता हूँ। एक तो प्रैक्टिकली मैंने अभ्यास कराया है, वही स्मोकिंग का, प्राणायाम का। अगर हम प्राणायाम की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और दूसरा है ध्यान। दोनों में इतना पावर है, हाँ, लेकिन बात यह है कि वो डोज कितना होना चाहिए, डोज बढ़ाना पड़ेगा। ये दोनों ऐसे बड़े हथियार हैं हमारे पास, पेन किलर से ज़्यादा काम करेंगे बेहतर। प्राणायाम को हम धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करें। निश्चित रूप से उसके लिए गाइडेंस की आवश्यकता होगी। अकेले अभ्यास न करें, मेरा निवेदन होगा। जब हम पहली बार करते हैं या अकेले अभ्यास करते हैं तो या तो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे या पर्याप्त समय तक नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि किसी भी आदमी के साथ अगर वो अपने जहाँ पे उसका बैंक है वहाँ पे नहीं है, लेकिन वो दूसरी जगह पे है, तो उस जगह भी वहाँ पे नियरेस्ट बैंक में जाके अपने ये इसको कंप्लेन को या इसको बता सकता है या वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकता है। किसी भी शाखा के ग्राहक तो मान के चलिए कि 99% ऑफ फैसिलिटी हम सारे शाखा से अवेल कर सकते हैं, एक्सेप्ट हाई वैल्यू कैश ट्रांजेक्शन, जो कि आपको जो कैश निकालने की प्रक्रिया है। अगर नॉर्मल में एक आदमी को कहीं दूसरी जगह पे इमरजेंसी में है तो आप 2 लाख रुपये तक कैश निकाल सकते हैं। हाई वैल्यू मतलब 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। अगर कैश निकालने हैं ज़्यादा तो आपके होम ब्रांच से होगा, या RTGS करना हो तो ज़्यादा 2 लाख से ज़्यादा की बात होगा।
नॉर्मल में सारे ट्रांजेक्शन चाहे एटीएम हो, विड्रॉवल्स हो, एफडी बनाना हो, केवाईसी हो, एटीएम ब्लॉक करवाना हो, इंटरनेट बैंकिंग ब्लॉक करवाना हो, स्टार्ट सारी फैसिलिटी आप स्टेट बैंक के किसी भी ब्रांच से अवेल कर सकते हैं। ये जो फ्रॉड वाली अगर किसी को कोई मैसेज आता है और वो कहीं आउट ऑफ स्टेशन है, जी मैसेज आता है, उस मैसेज पे आपको एक्ट नहीं करना। मैसेज तो मेरे को भी आते हैं कि आप ये डालिए, आपको इतने की लॉटरी मिल जाएगी, आप एक क्लिक करिए इतने पैसे मिल जाएंगे। तो उसको अगर बैंक को मैं रिपोर्ट करूं तो बैंक वाले क्या करें? वो तो हमारे हर कस्टमर के पास 5 मैसेज आ रहे हैं, हमारे पास 1 लाख कस्टमर है, तो मैं कोई पर्पस नहीं है उसका, उस मैसेज पे एक्ट नहीं करना बस। टाइप बोलते हैं वो ज्यादा लेना है। जैसे जो सब्जियां हो, सब्जियां की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, सब्जी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। तेल मसाले तले हुए पदार्थ ये सबसे आपको दूर रहना है। और प्रोटीन लेना चाहिए। जो जिस चीज में भी प्रोटीन है, प्रोटीन की मात्रा भी 30 से 40% आपकी डाइट में होनी चाहिए। बाकी रेगुलर एक्सरसाइज जैसे नियमित व्यायाम भी आपके लिए जरूरी है। कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 30 मिनट चलना, जैसे सर ने भी बताया कि सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले तो कम से कम 20 से 30 मिनट आप चल सकते हैं। या घुटने में दर्द है या कुछ है तो आप प्राणायाम कर सकते हैं बैठे बैठे, मतलब कुछ भी आपको एक्टिविटी करनी है। तीसरी चीज आती है कि उचित आराम, आपको रेस्ट भी लेना जरूरी है बॉडी को। तो कम से कम 6 से 8 घंटे का रेस्ट जरूरी है 24 घंटे में बॉडी में। बाकी जैसे बहुत से लोग होंगे जो कि आप लोगों में से अभी शुगर या मतलब डायबिटीज, हाइपरटेंशन ये सब की दवाइयाँ खा रहे होंगे या थायराइड की दवा खा रहे होंगे। तो बहुत से मरीज हमारे पास आते हैं, जैसे कहते हैं कि जैसे हमारा बीपी तो भी कंट्रोल है सर, तो क्या हम दवाइयाँ बंद कर दें, या मेरा शुगर तो भी कंट्रोल आ रहा है तो दवाइयाँ बंद कर देते हैं, सब कुछ तो कंट्रोल है। तो वो आपका कंट्रोल है, वो आपकी दवाइयाँ आप खा रहे हैं उस पर कंट्रोल है। अगर आप दवाइयाँ छोड़ देंगे तो वो डायरेक्ट सूटअप करेगा। इसके कारण क्या होता है कि बहुत से लोग जो बीपी की दवाइयाँ खाते हैं ठंड के समय में, तो वो लगता है कि नहीं बीपी तो हमारा कंट्रोल है, दवाइयाँ छोड़ देंगे। या कभी कभी लगता है, बहुत से मरीज ऐसे हमारे पास आते हैं जो दवाइयाँ तो खाते हैं लेकिन वो रेगुलर नहीं खाते, इरेगुलर खाते, कभी सर में दर्द हुआ तो खा लिया, कभी छोड़ दिया। तो ऐसे करने से क्या होता है कि स्ट्रोक का खतरा बना रहता है। एक बार आपकी बीपी शूट होगी, ब्रेन हैमरेज होने का खतरा रहेगा। तो ये नहीं करना है, मतलब अगर आप दवाइयाँ खा रहे हैं तो वो रेगुलर खाते रहे। अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर से सलाह ले लें, आज बीपी चेक करा लें तो वो बेटर रहेगा। दूसरी बात, जैसे कि आजकल हमारे अस्पताल में सर पीशोमो सर ने भी एक निर्देश जारी किया है कि जैसे जो लोग रिटायरमेंट के बाद, बहुत से लोग DLW के आसपास नहीं रहेंगे, कोई लोग बहुत दूर चले जाते हैं, अपने घर चले जाएंगे, तो जनरली 1 महीने की दवाइयाँ मिलती है सबको। लेकिन जो लोग रिटायर हो गए हैं उनके लिए अगर दवाइयाँ उपलब्ध है अस्पताल में, 2 से 3 महीने की दवाइयाँ भी एक साथ वो लेके जा सकते हैं अगर वो दवाइयाँ उपलब्ध रहेंगी, जिससे कि उनका जो मेडिसिन चल रहा है वो रेगुलर रहे, वो मतलब इरेगुलरिटी ना आए उसमें। बिना किसी, जितना तेज चल सके उतना तेज चले, नहीं तो नॉर्मली कई फायदे होंगे। पूरी बॉडी का योगा भी हो जाएगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, फिजिकली फिट रहेंगे। मैं तो यही करता हूँ। दूसरी चीज, घर गृहस्थी में बच्चों की शादी हो गई है तो अच्छी बात है, 90% हो गई होगी। अगर किसी बच्चे की या बच्चे की नहीं हुई तो उसका ध्यान दीजिए, उसमें लगिए। अब तक हम बहुत बोले, प्रवक्ता थे, लेक्चर ही देते थे, प्रिंसिपल थे, तब भी मास्टर थे, लेक्चर देते थे। अब बच्चों के साथ, फैमिली के साथ सुनना सीखिए। कोई कहता नहीं है, मेरे एक ही लड़का है, एक लड़की है, दोनों की शादी हो गई, श्रीमती जी मेरी डेथ कर गई 2007। तो अब जवाब देने का नहीं है, अपने से समझिए, जो बच्चे कर रहे हैं करने दीजिए। वो बच्चे इस लायक है, हम लोगों से अच्छा कर रहे हैं। लड़का इतना आज्ञाकारी है, वो सब्जी भी अपने आप लाएगा या अपने कंपाउंडर या असिस्टेंट से भिजवा देगा। मैं बाबू को सेंट जॉन्स स्कूल ले जाता हूँ, लाता हूँ, छोटा ही अभी 1 में, लोअर KG से कराया था और 1 में। तो एक इंटरफियरेंस मत करिए बच्चों को, वो पसंद नहीं करेंगे। और समय के साथ अपने आप को एडजस्ट करिए बच्चों के साथ। और एक नेक्स्ट जनरेशन वाले हैं, हम लोग ओल्ड हैं, उनके ओल्ड ट्रेडिशन वाले,
सपोज करिए किसी पार्टी में जाना है, हम लोग दाल रोटी चावल यही सब खाना चाहते हैं। अब बच्चे पिज्जा या क्या क्या चलता है आजकल, मैं भी पसंद नहीं करता, लेकिन मना नहीं करता। मैं खाऊंगा उतना ही जितना मुझे जरूरत है। और आपसे भी मैं यही कहूंगा कि आप भी मना मत करिए। बच्चे हम लोगों से बहुत आगे हैं, कहते हैं ना चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। तो कई जगह ये कहावत सही बैठती है, रोक टोक नहीं करनी है। श्री सरोज सिंह जी, हमारे डॉक्टर सरोज जी, दोनों बैंक के प्रतिनिधि, बैंक ऑफ बड़ौदा पवन, श्री पवन जी, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि पवन कुमार बंदिया जी, साथ में इतने पुरुषों में एक ही महिला आई स्टेट बैंक से। और आप सभी वरिष्ठ और होने वाले वरिष्ठ नागरिकों को इस कार्यक्रम में सबका स्वागत है। ये कार्यक्रम हमारे कार्मिक विभाग की तरफ से आयोजन किया गया था, महाप्रबंधक के निर्देशानुसार, और ये हमारे कल्याण विभाग के सभी वेलफेयर इंस्पेक्टरों की तरफ के सौजन्य से संपन्न हुआ है। आप सभी इस कार्यक्रम में आशा करते हैं कि सफलतापूर्वक आप लोग सकुशल खुश होंगे। कहावत है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदला नहीं जाता। आदमी नाम से भले जाना जाता है, लेकिन वो याद किया जाता है उसके स्वभाव से। इसलिए आप लोग अपने स्वभाव को हमेशा बनाए रखें, परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, ताकि हमेशा याद किए जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह सभा समाप्त होता है। धन्यवाद।